हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। मैं डीएनए रेप्लिकेशन को बहुत ही इजी और ब्रीफ तरीके से आपको डिस्क्राइब करूँगी। सबसे पहले द सेंट्रल डोग्मा क्या होता है। सेंट्रल डोग्मा हमें बताता है कि इन्फॉर्मेशन का फ्लो किस तरह से होता है। सबसे पहले डीएनए से वो आरएनए में ट्रांसफ़र होता है, आरएनए से वो प्रोटीन में होता है, और फिर जो प्रोटीन्स रहते हैं वो हमारे कैरेक्टर्स को डिसाइड करते हैं कि हम में कौन सा कैरेक्टर शो होगा। अब है जीन्स कंट्रोल द कैरेक्टर। जो जीन्स होते हैं वही कैरेक्टर्स को कंट्रोल करते हैं। अब जीन्स एक पर्टिकुलर पार्ट होता है डीएनए का, जो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए, एक पर्टिकुलर जीन एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो द सेंट्रल डोग्मा यही बताता है कि जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो कैसे कैसे तरीके से होता है, मतलब किस प्रोसेस से होता है द फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। अब जो सेंट्रल डोग्मा प्रपोज्ड बाय क्रिक, जो सेंट्रल डोग्मा का कॉन्सेप्ट था वो क्रिक ने प्रपोज किया था। अब जो डीएनए है वो रेप्लिकेशन करके अपनी डीएनए कॉपी बनाता है, जिसे हम डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस में भी पढ़ेंगे, जो कि आज का टॉपिक है। तो सबसे पहला, व्हेन अ सिंगल सेल एबल टू गिव राइज टू अ कंप्लीट इंडिविजुअल, दिस सेल इज नोन एज टोटीपोटेंटी। जब एक सिंगल सेल जो होता है वो कैपेबल होता है कि वो एक पूरे इंडिविजुअल को मतलब कि उसमें ग्रोथ करे या फिर उसे बनाए, एक पूरे इंडिविजुअल को, एक पर्टिकुलर सेल, तो इसको हम, उस सेल को हम टोटीपोटेंटी सेल कहते हैं। ठीक है, जैसे जाइगोट को हम टोटीपोटेंटी सेल कहेंगे क्योंकि जब जाइगोट है वो माइटोसिस करके एक पूरा ह्यूमन या फिर एनिमल या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म बनाता है जाइगोट। ठीक है, ऑल द सेल्स ऑफ आवर बॉडी कंटेन सम डीएनए एंड सेम जीन। जो हमारे सेल्स होते हैं उनमें सेम टाइप का डीएनए होता है, हर सेल में सेम टाइप का डीएनए होगा और सेम जीन होगा। वो इस पे बेस्ड होगा कि कौन सा जीन एक्सप्रेस करेगा। अब है डीएनए रेप्लिकेशन इन ई कोलाई, जो कि है बैक्टीरियल क्रोमोसोम। ह्यूमन एंड ई कोलाई हैव सेम टाइप ऑफ रेप्लिकेशन। जो ह्यूमन है और जो ई कोलाई है, जो कि एक बैक्टीरिया है, उनमें सेम टाइप का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, बैक्टीरिया में हमें सर्कुलर डीएनए देखने के लिए मिलता है, लेकिन ह्यूमंस में हमें लीनियर डीएनए देखने को मिलता है। यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम है जो हमें रेप्लिकेशन के बारे में एक ओवरव्यू दे देगा। ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, जो कि डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान दोनों के दोनों स्ट्रैंड सेपरेट हो जाएंगे और एक न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो जाएगा उनके बगल पे। ठीक है, तो जो पेरेंट स्ट्रैंड है उनको हम टेम्पलेट कहेंगे, और जो बाकी के दो स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है उनको हम न्यू स्ट्रैंड कहेंगे, जिनका भी एक नाम है बाद में। और इसी प्रोसेस को हम सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। सेमी कंजर्वेटिव मतलब सेमी मतलब आधा, कंजर्वेटिव मतलब कंजर्व, मतलब जितने भी डीएनए रेप्लिकेशन होंगे उसमें जो आधा डीएनए होगा वो पेरेंट का होगा, मतलब आधा डीएनए कंजर्व होगा। ठीक है, पेरेंट का, और आधा न्यू स्ट्रैंड बना है, मतलब जो बाकी का आधा है वो एक न्यू फॉर्मेशन होगा। ठीक है, बिकॉज ओरिजिनली डीएनए इज़ नॉट कंजर्व, इसमें ओरिजिनल डीएनए कंजर्व नहीं रहता है। और आप आगे अभी पढ़ेंगे जो डीएनए रेप्लिकेशन होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव। अब डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट होती है। सबसे पहले जहाँ पे सबसे ज़्यादा एडिनाइन और थाइमीन के बॉन्ड होते हैं, या फिर वहाँ पे सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन बेस पेयर्स जो होते हैं, एडिनाइन और थाइमीन, क्योंकि इनके बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जो कि किसी भी एंजाइम को ब्रेक करने के लिए बहुत ही ईजी होता है ट्रिपल बॉन्ड्स। ठीक है, तो जहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें ए और टी बेस पेयर्स दिखेंगे वहाँ पे डीएनए ए प्रोटीन एंजाइम होता है, वो एक्ट करता है। ठीक है, और उसी प्लेस को हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं। अब जो डीएनए ए प्रोटीन है, यहाँ पे उसका डायग्राम देख सकते हैं, वो वहाँ पे अटैक कर रहा है। अब यहाँ पे हमने लिखा है डीएनए ए प्रोटीन, जो कि एक एंजाइम है, फाइंड अ प्लेस वेयर द एडेनाइन एंड थाइमीन आर मोर प्रेजेंट बिकॉज दे कंसिस्ट डबल एच बॉन्ड एंड ईजिली ब्रेकेबल। ठीक है, डीएनए ए प्रोटीन एक ऐसा साइट ढूंढता है जहाँ पे एडेनाइन और थाइमीन के सबसे ज़्यादा बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और जो डबल एच बॉन्ड होते हैं वो ईजिली ब्रेकेबल होते हैं। ठीक है, अब उस प्लेस को हम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कहते हैं उसे, या फिर हम उसे ओराए कहते हैं। और बैक्टीरिया में केवल एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है, लेकिन ह्यूमन में बहुत सारे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है। ठीक है,
ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की डिफाइन है प्लेस फ्रॉम विच डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्टेड। लेकिन डीएनए ए प्रोटीन से पहले एक पर्टिकुलर एंजाइम आता है जिसे कहते हैं एंडोन्यूक्लियस, ठीक है, जो कि एक न्यूक्लियस का टाइप है। जो एंडोन्यूक्लियस रहता है वो भी एक पर्टिकुलर जगह पे कट मार देता है, ठीक है। और जो डीएनए ए प्रोटीन है वो वहाँ से प्रोसेस को शुरू करता है डीएनए ए प्रोटीन। अब जैसे हमें पता है ह्यूमन क्रोमोसोम में मल्टीपल ओराए हैं, तो डीएनए ए प्रोटीन स्टार्ट टू सेपरेट स्ट्रैंड। अब जो डीएनए ए प्रोटीन होगा वो स्ट्रैंड को सेपरेट करना शुरू कर देगा। अब दूसरा एंजाइम आता है हेलिकेज, जो कि एच बॉन्ड्स को ब्रेक करना शुरू कर देता है, जो कि एडेनाइन और थाइमिन के बीच में एच बॉन्ड्स प्रेजेंट होता है उनको ब्रेक करना शुरू कर देता है। फिर ऐसा यहाँ पे हमें अनपेड बेसिस दिख रहे हैं दोनों साइड पे, एडेनाइन और थाइमिन जो कि अलग हो चुके हैं और बाकी बेस पेयर्स भी अलग हो चुके हैं। और इसको हम जो ऐसा फॉर्मेशन ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है उसको हम रेप्लिकेशन फॉर्क कहते हैं, ठीक है, या फिर उसे हम रेप्लिकेशन बबल कहते हैं। अब तीसरा स्टेप है सर्टेन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट हेयर सो द स्ट्रैंड कांट जॉइन बैक, दीज आर नोन एज सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स। अब जो एसएसबी रहते हैं, एसएसबी कहते हैं इनको, यहाँ पे थोड़ा पी की मिस्टेक है। तो जो ये सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स रहते हैं ये दोनों साइड के स्ट्रैंड्स को होल्ड करके रखते हैं ताकि ये दोबारा से इनके बीच में कॉइलिंग ना हो, क्योंकि जो डीएनए होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इनके बीच में बहुत ही जल्दी कॉइलिंग हो जाती है। तो एसएसबी का ये काम होता है कि वो स्ट्रैंड्स को होल्ड करके रखे और उनके बीच में एच बॉन्ड्स की फॉर्मेशन ना हो। यहाँ पे एक एंजाइम मिसिंग था जो कि है टोपोआइसोमेरिज्म, जिसे हम डीएनए गायरेज भी कहते हैं। डीएनए गायरेज का काम होता है वो एक रेजिस्टेंट की तरह काम करता है ताकि जो आगे के जो बेस पेयर्स हैं उनके बीच में एच बॉन्डिंग का ब्रेकडाउन ना हो, ठीक है। एक पर्टिकुलर मतलब डीएनए के एक पर्टिकुलर पार्ट तक ही डीएनए रेप्लिकेशन हो, तो टोपोआइसोमेरिज्म वहाँ पे लग जाता है कि आगे के एच बॉन्ड्स ना टूटे और सिर्फ इस पर्टिकुलर पार्ट की ही डीएनए रेप्लिकेशन की जाए। और टोपोमेरिज्म का एक और काम होता है, उसका काम होता है कि सुपर कॉइलिंग को प्रिवेंट करे। जो डीएनए है उसके बीच में कॉइलिंग बहुत जल्दी हो जाती है, तो टोपोआइसोमेरिज्म जिसे हम डीएनए गायरेज भी कहते हैं वो प्रिवेंट करता है कि उनके बीच में सुपर कॉइलिंग ना हो स्ट्रैंड के बीच में, ठीक है। अब जो हमारा सिक्स्थ स्टेप है उसमें क्या होता है, जो रेप्लिकेशन बबल आपने अभी ऊपर देखा अब उसको हम आधा ही दिखाएंगे जिसे हम अब रेप्लिकेशन फोक कहते हैं, ठीक है, जो कि क्या है हाफ ऑफ रेप्लिकेशन बबल, इसको हम रेप्लिकेशन फोक कहते हैं, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज जो कि एक एंजाइम है उसका काम होता है पॉलीमराइजेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। एडिंग मोनोमर्स इसका काम होता है कि न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते रहना, ठीक है। मोनोमर्स यहाँ पे क्या है हमारे न्यूक्लियोटाइड्स। और जो पेरेंट स्ट्रैंड है उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहेंगे, ये एसएसबी भी होल्ड करके रख रहे हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड को। और जो डीएनए पॉलीमरेज है उसको हम डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज भी कहते हैं। अब जो डीएनए पॉलीमरेज है हमारा उसका काम होता है कि न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते रहना, ठीक है। सबसे पहले जो डीएनए पॉलीमरेज रहता है वो हाईली एफिशिएंट होता है, क्योंकि ई कोलाई में जो बेस पेयर्स होते हैं वो 18 मिनट में मतलब 20,000 बेस पेयर्स पर सेकंड में ऐड होते रहते हैं, ठीक है। मतलब एक सेकंड में 2000 बेस पेयर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। और जो डीएनए पॉलीमरेज रहता है वो प्रूफ रीडिंग भी करता है साथ साथ में न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करते करते। अब हम देखेंगे कि ये कैसे होता है। सबसे पहले हम कंडीशन देखेंगे डीएनए पॉलीमरेज थर्ड की। थर्ड का काम होता है पॉलीमराइजेशन करना, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड वर्क ओनली ऑन सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए। जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड होगा वो केवल सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए ही काम करेगा, मतलब उसी पे वर्क करेगा जो कि सिंगल स्ट्रैंड डीएनए होगा। जैसे कि हमने पीछे देख चुके हैं वो अब जो स्ट्रैंड है वो ब्रेक हो चुके हैं, एक दूसरे से दूर हो चुके हैं, सिंगल स्ट्रैंड बन चुके हैं, ठीक है। ऑलवेज 5' to 3' डायरेक्शन में पॉलीमराइज ऑफ न्यू स्ट्रैंड। जो न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा वो 5' से 3' की तरफ होगा, ठीक है। और वो टेम्पलेट स्ट्रैंड को 3' से 5' की ओर रीड करता हुआ चलेगा। जैसे हम यहाँ पे दे सकते हैं
3 डैश जो ब्लैक पेन से है वो स्ट्रैंड है 3 डैश टू 5 डैश, ठीक है। अब जो न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा वो 5 डैश से 3 डैश की तरफ होगा और टेम्पलेट स्ट्रैंड 3 डैश से 5 डैश की तरफ वो रीड करता हुआ चलेगा और न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन 5 डैश से 3 डैश की ओर होगा। अब डीएनए स्ट्रैंड का फॉर्मेशन, जब भी स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होगा टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का जो फॉर्मेशन होगा, तो सबसे पहले स्टार्टिंग में एक पीस ऑफ आरएनए जुड़ जाएगा थ्रू प्राइमेस एंजाइम, ठीक है। उसको हम प्राइमर कहते हैं, ठीक है। वहाँ पे प्राइमर का फॉर्मेशन हो जाता है, फिर उसके बाद न्यू स्ट्रैंड फॉर्मेशन कंटिन्यू होता है। अब सबसे पहले जब प्राइमेस जुड़ेगा, प्राइमेस एंजाइम वहाँ पे एक प्राइमर को ऐड करेगा जो कि एक आरएनए का पीस है। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होगा वो वहाँ पे अटैच होगा प्राइमर पे और उसके बाद वो कंटिन्यू मतलब मोनोमर्स को ऐड करता जाएगा, अपने बेस पेयर्स न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाएगा और स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करता जाएगा फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। और इस कंटिन्यू स्ट्रैंड को, जो कि कंटिन्यूसली स्ट्रैंड है, इसको हम कहते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, ठीक है। लेकिन जो हमारा दूसरा स्ट्रैंड होता है इसमें आप देख सकते हैं ये 3 डैश है और इधर 5 डैश है, तो फॉर्मेशन किधर से होगा 5 डैश से 3 डैश की तरह, ठीक है। तो यहाँ से होगा फॉर्मेशन। तो जैसे यहाँ पे से फॉर्मेशन शुरू हो गया, आरएनए प्राइमर लगा थ्रू प्राइमेज एंजाइम और न्यूक्लियोटाइड्स ऐड होने लगे और स्ट्रैंड बन गया। लेकिन इस स्ट्रैंड को हम कहेंगे लैगिंग स्ट्रैंड, या आपको आगे पता चलेगा कि इसे लैगिंग स्ट्रैंड क्यों कहते हैं। अब जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है इसे डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज एंजाइम भी कहते हैं, इस चीज़ को आप याद रखना। अब हम देखेंगे कि वो लैगिंग स्ट्रैंड क्यों कहते हैं। अब यहाँ पे इजीली एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। अब यहाँ पे प्रोसेस है, फर्स्टली प्राइमेज एंजाइम फॉर आरएनए पीस फ्रॉम टेम्पलेट स्ट्रैंड। सबसे पहले प्राइमेज एंजाइम एक प्राइमर का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। उसके बाद जब प्राइमर का फॉर्मेशन हो जाएगा उस पर डीएनए पॉलीमरेज थर्ड एक्टिव हो जाएगा, डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जुड़ जाएगा और एक्टिव हो जाएगा और उसके बाद हमारा जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है उसका फॉर्मेशन करता जाएगा, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज का काम क्या होता है, सबसे पहले न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना, वो न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता जाता है और न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करता जाता है फ्रॉम पोलैरिटी 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है। अब जो डीएनए पॉलीमरेज थर्ड है उसमें एक बैक आई भी होती है, ठीक है। वो चेक करता जाता है कि जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो करेक्टली सीक्वेंस्ड हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर मतलब ए टी के साथ मतलब ए और टी के बीच में बॉन्ड बन रहे हैं, कहीं ए की जगह यू तो नहीं है या फिर सी तो नहीं है। तो इसी को हम बैक आई कहते हैं कि वो चेक करता जाता है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो अच्छे से सीक्वेंस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। और ये बैक कटर भी होता है, अगर रॉन्ग न्यूक्लियोटाइड ऐड होगा तो वो उसको रिमूव करेगा और राइट वन को ऐड कर देगा, ठीक है। इफ़ इट हैज़ एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी इन 3 डैश टू 5 डायरेक्शन, इसके पास एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी है, ठीक है, 3 डैश टू 5 डैश डायरेक्शन। अब जो सेकंड टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है जिसमें रीड करते हैं 3 प्राइम टू 5 प्राइम और स्ट्रैंड फॉर्मेशन होता है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब जो हेलिकेज एंजाइम होता है जैसे पीछे बताया था वो नाइट्रोजन बेसिस के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स रहते हैं उनको ब्रेक करता है, ठीक है। ब्रेक करता जाता है और सेपरेट करता जाता है, ठीक है। अब जैसे हम यहाँ देख सकते हैं जो ऊपर वाला हमारा लीडिंग स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो चुका है जो कि एक कंटिन्यूस रेप्लिकेशन है, ठीक है। वो अगर हमें आगे के स्ट्रैंड की भी डीएनए रेप्लिकेशन करनी है तो हम इस यहाँ इधर से कंटिन्यू करते रहेंगे, मतलब ये रेप्लिकेशन फॉर्क खुलता जाएगा और इधर से ये न्यूक्लियोटाइड जुड़ते जाएंगे और ये कंटिन्यूस होता जाएगा, ठीक है। हेलिकेज ओपन करता जाएगा फॉर्क को। लेकिन जो नीचे वाला स्ट्रैंड है वो है, ये है हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। अब मान लो ये रेप्लिकेशन फॉर्क दोबारा खुला, लेकिन इधर तो यहाँ पे ही था, यहाँ पे प्राइमर का फॉर्मेशन हो गया था, ये इधर को स्ट्रैंड बन चुका था और यहाँ पे फिर से दोबारा एक प्राइमर को जोड़ना पड़ेगा और इधर की तरफ इतना फॉर्मेशन करना पड़ेगा न्यू स्ट्रैंड का। फिर अगर ये दोबारा से रेप्लिकेशन फॉर्क खुला है, दोबारा से यहाँ पे प्राइमर जुड़ेगा और यहाँ इधर की तरफ डीएनए का फॉर्मेशन करेगा।
तो ये छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स बनते रहते हैं, ठीक है। ये जैसे इधर तो कंटिन्यूस था, वो न्यूक्लियोटाइड ऐड करता जाएगा, लेकिन इधर एक एक प्राइमर को जोड़ना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा टाइम में। तो इसको हम कहते हैं लैगिंग स्ट्रैंड, और इन्हीं फ्रेगमेंट्स को हम कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। और इस रेप्लिकेशन को हम कहते हैं डिसकंटिन्यूस रेप्लिकेशन, मतलब न्यू प्राइमर को ऐड होना पड़ रहा है। इनको हम प्राइमर कहेंगे, लेकिन बाद में जो ये प्राइमर रहते हैं ये रिमूव हो जाता है और यहाँ पे डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं वो ऐड हो जाते हैं, ठीक है। और इन फ्रेगमेंट्स को हम ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स कहते हैं। These primer has to be removed because these are a part of RNA and it can't be a part of DNA। ये जो प्राइमर्स होते हैं इनको रिमूव होना पड़ता है क्योंकि ये एक पार्ट ऑफ RNA है, ठीक है। ये DNA के पार्ट नहीं हो सकते। अगर ये रिमूव नहीं हुए तो DNA तभी भी डबल स्ट्रैंडेड नहीं कहलाएगा क्योंकि इसमें RNA के पार्ट है। अब DNA polymerase 1 it will sense and go recognize to the primer and remove nucleotide of RNA and add nucleotide and make a new piece of DNA। जो DNA polymerase 1 रहता है वो सेंस करता है, रिकॉग्नाइज करता है और जो RNA प्राइमर्स रहता है उनको रिमूव करता है और वहाँ पे DNA न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता है, ठीक है। रिप्लेस RNA विथ पीसेस ऑफ DNA, RNA को रिप्लेस करेगा और DNA के पीसेस को ऐड कर देगा। जो फ्रेगमेंट्स हैं लैगिंग स्ट्रैंड में उनको हम क्या कहते हैं ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स। अब लास्ट में हमारा एंजाइम आता है डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज ऐड ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स बाय फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। अब जो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स हैं वो छोटे छोटे पीसेस में, अब उनको ऐड करने में कौन हेल्प करेगा, डीएनए लाइगेज। वो उनके बीच में क्या बना देता है, डीएनए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बना देता है। अब लीडिंग स्ट्रैंड फॉर्म ऑन 3' to 5', उसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड कहते हैं। अब मतलब है कि जो लीडिंग स्ट्रैंड है उसका फॉर्मेशन होता है 3' to 5' ऑफ अ टेम्पलेट स्ट्रैंड। मतलब जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होगा वो 3' to 5' होगा, लेकिन जो लीडिंग स्ट्रैंड होगा वो 5' से 3' की डायरेक्शन में होगा। लैगिंग स्ट्रैंड का भी सेम ही है, लेकिन न्यू स्ट्रैंड का फॉर्मेशन की वजह से उसमें ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, फॉस्फेट प्रेजेंट होता है, शुगर प्रेजेंट होता है और एडिनाइन प्रेजेंट होता है, ठीक है। जिसे हम कहते हैं एडिनोसाइन मोनोफॉस्फेट। मोनोफॉस्फेट मतलब एक फॉस्फेट प्रेजेंट है। But during strand formation, all nucleotides are in form of triphosphate form and then 2-phosphate removes and energy releases। लेकिन जब स्ट्रैंड फॉर्मेशन होता है तो जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो ट्राईफॉस्फेट फॉर्म में होते हैं, मतलब उनमें 3 फॉस्फेट प्रेजेंट होते हैं। तो जब स्ट्रैंड फॉर्मेशन हो रहा होता है तो 2 फॉस्फेट रिमूव हो जाते हैं जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज़ होती है। एनर्जी रिलीज़ होगी तो वो काम आएगी डीएनए रेप्लिकेशन में काम आएगी, क्योंकि जो डीएनए रेप्लिकेशन है वो काफ़ी सडन प्रोसेस है, बहुत जल्दी जल्दी होता है, तो इसलिए एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो वो 2 फॉस्फेट ग्रुप रिमूव होके एनर्जी प्रोडक्शन करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। और यहीं पे होता है हमारा ख़त्म डीएनए रेप्लिकेशन। इसमें हमें याद रखने की कौन कौन से एंजाइम यूज़ आते हैं। सबसे पहला एंडोन्यूक्लियस होता है जो कि एडेनाइन और थाइमिन जहाँ पे सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग कर रहे होते हैं वहाँ पे कट मार देता है। एंडोन्यूक्लियस एक पर्टिकुलर जगह पे कट मारता है। उसके बाद डीएनए ए प्रोटीन, उसके बाद आता है हमारा डीएनए ए प्रोटीन। डीएनए ए प्रोटीन का काम होता है कि वो रिकॉग्नाइज़ करता है कि कहाँ पे कट मारा गया है और वहाँ पे से वो एच बॉन्ड्स की ब्रेकिंग को स्टार्ट करता है। हेलिकेज का काम होता है बेस पेयर्स जो रहते हैं उनके बीच में सारे एच बॉन्ड्स तोड़ता जाता है, ठीक है। एसएसबीपी का काम होता है स्ट्रैंड को होल्ड करके रखना ताकि सुपर कॉइलिंग ना हो। फिर आता है टोपोआइसोमेरिज्म जिसे हम डीएनए गायरेज भी कहते हैं। वो एक रिस्ट्रिक्शन की तरह काम करता है कि डीएनए रेप्लिकेशन आगे ना बढ़े और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक हो, और वो सुपर कॉइलिंग को भी प्रिवेंट करता है, ठीक है। फिर आता है हमारा प्राइमेज एंजाइम जो कि प्राइमर का फॉर्मेशन करता है। प्राइमर के फॉर्मेशन के बाद आता है हमारा डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो बाद में प्राइमर को देख के एक्टिव होता है और स्ट्रैंड फॉर्मेशन का काम करना शुरू कर देता है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड के बाद आएगा हमारा डीएनए पॉलीमरेज 1 और उससे भी पहले आएगा हमारा डीएनए लाइगेज।
डीएनए पॉलीमरेज़ 1 का काम होता है, सॉरी पहले डीएनए पॉलीमरेज़ 1 आता है, उसका काम होता है कि जो भी सबसे पहले सेंस करना, रिकॉग्नाइज़ करना और प्राइमर्स को रिमूव करना, ठीक है, और वहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करना। और डीएनए लाइगेज़ का काम होता है जो ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स हैं उनको ऐड करना, ठीक है। और ऐसे करके हमारी डीएनए रेप्लिकेशन की प्रोसेस ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।